हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो कि नई बुक है और नई बुक का ये एक्सरसाइज है। उनके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। आज उनके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 को 2 के क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास क्या क्या इंट्रोडक्शन होने चाहिए, क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, उन पे डिस्कस किया था। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबसे पहले आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है, जिनमें हमने एग्जांपल्स भी बताए हुए हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ जाइए और उसको देखिए ताकि आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आए। वहाँ पे हम एग्जाम्पल में भी ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहली बार मेरे चैनल पे आप आए हुए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी मेरे चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी मेरे वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करें। तो आज बात करते हैं सोल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th के। यह एक चैप्टर है। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध करके बताना है कि ये जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको बताया था कि इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए हम लोग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज़ करते हैं। और मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में हमने बताया था आपको कि जो चीज़ हमें प्रूव करना होता है हम उसका उल्टा लेके चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को आप ज़रूर देखें ताकि आपको यहाँ पे कोई भी समस्या ना हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें अगर √5 को एक अपरिमेय संख्या प्रूव करनी है तो हम √5 को एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। तो सोल्यूशंस इसका यहाँ पर लिखेंगे लेट √5 is a rational number, is a rational number। इट मीन्स माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इफ √5 इज अ रेशनल नंबर then we know that any rational number can be expressed in the form of p by q, where p and q are both integers and the HCF of p and q is 1, or in other words p and q are co-prime numbers and q is not equal to 0। ऐसा हमें मालूम है, ऐसा हम जानते हैं। तो इट मीन्स अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो साफ साफ कहने का मतलब ये हुआ कि √5 इज इक्वल टू p by q। अब यहाँ पे साफ साफ लिख दीजिएगा where q is not equal to 0, p and q are co-prime number। यानी कि p और q जो होगा वो सह अभाज्य संख्या होगा। हिंदी में भी यहाँ लिख देते हैं सह अभाज्य संख्या। p व q जो होगा, p व q सह अभाज्य संख्या होगा। और HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक, ये आपको जानना है। तो √5 को हमने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने देखिए आप यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और √5 इज इक्वल टू √5 इंटू क्यू इज इक्वल टू p आ गया। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। तो नाउ यहाँ पे लिखेंगे नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5q² और इधर आ जाएगा कितना, p²। तो q² इज इक्वल टू p² अपान में कितना आ गया, 5। अब हमने आपको एक थ्योरम बताया था और उस थ्योरम में हमने कहा था कि यदि p कोई प्राइम नंबर है तो अगर p x² को डिवाइड करेगा तो p x को भी डिवाइड करता है। ऐसा हमने थ्योरम में बताया है और वो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया है। तो उसी थ्योरम की हेल्प से यहाँ पे हम कह सकते हैं और वो थ्योरम शायद है इसमें होगा 1.2 थ्योरम। हाँ, तो ये थ्योरम 1.2 है। यहाँ पे लिखेंगे
और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दे रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हियर, यहाँ जगह नहीं तो यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे हियर बाय द थ्योरम ऑफ 1.2 बाय द थ्योरम ऑफ 1.2 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, क्योंकि 5 नीचे है तो 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इफ़ इफ़ 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, पी स्क्वायर को। यहाँ पे मुझे सबसे पहले ये बात बोलना पड़ेगा कि इक्वेशन फर्स्ट को देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे जो 5 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हियर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। नाउ बाय द थ्योरम ऑफ 1.2 यानी कि परमेय 1.2 से 5 डिवाइड्स p also. If p is a prime number, then if p divides x square, then p is also divides x. This is the theorem of 1.2. यही है परमेय 1.2। तो परमेय 1.2 की हेल्प से यहाँ पे देखिए 5 नीचे है ना, तो 5 पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं परमेय से 5 पी को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे लिख देंगे 5 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक, तो ये दोनों बातें जो है हम हिंदी में भी लिख दिए और इंग्लिश में भी लिख दिए। तो अगर 5 पी को डिवाइड करेगा तो इट मीन्स p/5 होगा, 5 नीचे होगा, और अगर p/5 होगा तो कुछ रिजल्ट मिलेगा, कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ भागफल आएगा। चूँकि p अननोन है इसलिए हमारा जो भागफल होगा वो भी कुछ अननोन राशि मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि वो अननोन राशि कितनी है, n है। तो जब p को 5 से डिवाइड किया जाता है यानी कि 5 डिवाइड करता है p को, तो n कुछ आंसर आता है, यानी कि कुछ n बार गया हुआ है। अब इस p की वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। क्या कर देंगे, p की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। तो p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, नहीं p की वैल्यू नहीं, सॉरी क्या गड़बड़ हो गया भाई, p की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, p की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। तो p की वैल्यू क्या होगा यहाँ से देखिए, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 5n। तो p की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5n का क्या स्क्वायर अपान 5n का स्क्वायर, और अपान में कितना आ जाएगा, अरे p की वैल्यू 5n है तो 5n का स्क्वायर, और अपान में कितना आ जाएगा, अपान में आ जाएगा कितना, 5। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में कितना n स्क्वायर, और अपान में कितना 5, काट देंगे कितना आ जाएगा, 5 बार जाएगा। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 5n स्क्वायर। तो ज़रा मुझे बताइए यहाँ से, तो n स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आप लोग बोलेंगे क्यू स्क्वायर और अपान में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यू स्क्वायर अपान में कितना आ जाएगा, 5। अब इसको देख के क्या पता चल रहा है कि 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर के नीचे है, इसका मतलब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स क्यू आल्सो। अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, ऐसा हम जानते हैं, ये थ्योरम कहती है। तो अगर 5 क्यू को डिवाइड करेगा तो क्यू बाई 5 होगा कुछ, और क्यू बाई 5 करने पे कुछ टाइम जाएगा, मान लेते हैं कितनी बार गया है, m बार गया है। अब यहाँ से बताइए आप लोग क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप लोग बोलेंगे 5m के बराबर होगी। तो p की वैल्यू यहाँ निकली थी, p की वैल्यू ये है, मान लेते हैं, मानना क्या है, p की वैल्यू ये निकली है और q की वैल्यू ये निकली है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि p इज इक्वल टू 5m एंड q इज इक्वल टू 5m। अब यहाँ से पता चल रहा है कि p और q के बीच जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 5, जबकि हमें मालूम है कि p और q के बीच जो कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा,
1 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैटर ख़राब है। यहाँ पे 5 नहीं आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, पर कितना आ गया, 5 आ गया। तो इट मीन्स ये जो 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है हम जो √5 को एक रैशनल नंबर मान के चले हैं, इसी वजह से आ रहा है। यानी कि यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है, एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास ये है कि P और Q के बीच कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इट मीन्स देयर अराइजिंग अ कंट्राडिक्ट एंड दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजिंग ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। यहाँ पे एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह विरोधाभास की स्थिति हमारे द्वारा मानी गई गलत अवधारणा के कारण हो रही है, और हमने मान रखा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो वो गलत है। क्या सही है फिर, √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही चीज़ें अब यहाँ पे क्या कर देनी है, लिख देनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि HCF ऑफ P, Q कितना निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है। यानी कि 5 P और Q के बीच जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 5 है। इट मीन्स कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q have 5, but we know that common factor of P and Q have 1. It contradict या हियर अराइजिंग अ कंट्राडिक्शन। अब ये बात यहाँ पे लिखेंगे, तो इस बात को लिखने के लिए मुझे चाहिए जगह, और जगह की है कमी। तो इतना आप लोग जो है नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे लिखता हूँ। ठीक, फिर मैं आगे क्या करता हूँ, लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिक्कत है ना, P और Q के बीच कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए था, 1, जबकि कितना निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है, यानी कि विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत अवधारणा मान ली है, गलत अजम्पशन कर लिया है। बस इसी बात को लिखना है और कुछ नहीं है। तो इसको हम मिटा देते हैं। इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं नोट किए होंगे तो फिर से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब इतने में हम कर देंगे। तो कॉमन फैक्टर 1, बट वी नो दैट कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर, या लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजिंग ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक, यह जो विरोधाभास है यह हमारे द्वारा मानी गई गलत अवधारणा के कारण हो रही है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एक साथ साथ मतलब थोड़ा सा वो लिखिए, इसको इंग्लिश वाला कंप्लीट कर देते हैं। इट मीन्स √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हिंदी में इस चीज़ को लिख देता हूँ। यहाँ सबसे पहले लिखूँगा, नहीं बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे चूँकि HCF ऑफ P and Q, यानी कि P और Q के बीच जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना है, 5 है। जबकि हमें पता है, जबकि हम जानते हैं कि P और Q के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह विरोधाभास की स्थिति हमारे द्वारा मानी गई गलत अवधारणा के कारण हो रही है। तो हम कह देंगे कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया है। तो आप लोग वहाँ से भी जाके समझेंगे, यहाँ से भी समझ लीजिए। यहाँ पे √5, वहाँ पे √3 है, √2 है, तो कहीं से भी समझेंगे आप यही चीज़ पाएंगे। तो खैर आपको वो लेक्चर भी देखना है ताकि आपको और भी चीज़ें समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे जो लिखना होता है ना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ आप प्रैक्टिस से आएगी, आप खुद से ट्राई करेंगे तो आप आराम के साथ इसको लिख पाएंगे। तो नोट कर लीजिएगा, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2, √3, √5, √6, √7 के सारे जो इरेशनलिटी है वो इसी
के माध्यम से, यानी कि जैसे पिछले 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं उसी के जैसे ही प्रूव किए जाएंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो जिस नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, यानी कि अगर ऊपर भी इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो तो हमेशा रेशनल नंबर होता है। ये बात आप याद रखे रहिएगा। कभी भी अगर आपको कहीं पर ये चीज़ दिख जाए, यानी कि इंटीजर और अपॉन में कितना इंटीजर, तो हमेशा ये क्या होता है, रेशनल नंबर, यानी कि परमेय संख्या होती है। ये बात आप ध्यान दिए रहेंगे। तो इसी बात को पकड़ के आपको चलना है, यही है आपका कंसेप्ट इसमें। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे हमेशा की तरह, इसमें भी उल्टा ही मानेंगे, यानी कि माना, अब की बार हिंदी में कराते हैं इसको, माना 3 + √2√5 एक परमेय संख्या है, यही चीज़ मानेंगे यहाँ पे। तो अगर 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, = p/q, जहाँ पे p और q बोथ आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। p और q के बीच एक के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कि p और q एक सह अभाज्य संख्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। लिख देते हैं, वेयर जहाँ p q सह अभाज्य संख्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा, q 0 नहीं होगा, p व q दोनों पूर्णांक होंगे। अब वो धनात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 3 + 2√5 = p/q है। अब क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अब चूंकि √5 को हमने अपरमेय संख्या प्रूफ कर दिया है तो एक साइड में सिर्फ √5 रखेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड में भेज देंगे। ठीक, तो सबसे पहले 3 को हटाएंगे, चूंकि √5 को अकेले एक तरफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ जाएगा 2√5 = p/q और +3 है, उधर जाएगा क्या बन जाएगा, -q। तो 2√5 इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा p - 3q और अपान में कितना आ गया, q आ गया। कैसे मालूम, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करना आता है, फ्रैक्शन है ये। अब यहाँ से बताएंगे आप लोग √5 किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे p - 3q अपान में q, ये चीज़ नीचे चली जाए क्योंकि यहाँ पे इंटू है तो नीचे आ जाएगा 2q। अब ध्यान से देखिए, तो आपका यहाँ पे आ गया √5 = p - 3q और अपान में 2q। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि p और q इंटीजर हैं और दो इंटीजर को जब भी जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जब भी दो इंटीजर को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, एक इंटीजर ही मिलता है। क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही, नहीं भाग करने पे नहीं, जब भी दो इंटीजर को गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं तो एक इंटीजर मिलता है। भाग करने पे इंटीजर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ये बात आप ध्यान दिए रहेगा। तो अब यहाँ ऊपर p - 3q, p क्या है, एक इंटीजर है, p क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक है। तो p अगर इंटीजर है, पूर्णांक है, और q भी क्या है, एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में से पूर्णांक घट रहा है तो एक पूर्णांक ही आएगा। तो इसका मतलब है कि √5 ऊपर तो आया इंटीजर और नीचे भी क्या आएगा, 2 × q, q इज इंटीजर, इंटीजर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर ही मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। तो नीचे भी क्या आ गया, इंटीजर आ गया, यानी कि पूर्णांक नीचे भी आ गया, पूर्णांक नीचे भी आ गया। और इंटीजर अपान इंटीजर हमने अभी आपको बताया था रेशनल नंबर होता है, यानी कि ये आ गया रेशनल नंबर, परमेय संख्या आ गया। और √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। और क्या है, एक परमेय संख्या है। तो क्या परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर हो सकती है, तो परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो यहाँ पे माना था 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, यही बात क्या थी, गलत थी। इसी गलत अवधारणा के कारण, इसी गलत अजम्पशन के कारण यहाँ पे अपरमेय संख्या और यहाँ पे मतलब ये अपरमेय संख्या और परमेय संख्या वाला
मतलब जो परमेय संख्या वाली बात यहाँ पे हो रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, जबकि यहाँ पे बराबर आ रहा था। तो इसका मतलब है कि ये मैटर गलत है, ख़राब है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख देंगे, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे ना, चूँकि परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये आ रहा है, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और यह विरोधाभास की स्थिति हमारे द्वारा, यहाँ पे साफ साफ सब कुछ लिखना पड़ेगा, हमारे द्वारा मानी गई गलत अवधारणा के कारण हो रही है, अवधारणा के कारण उत्पन्न हो रही है। अतः तो सही क्या है? सही ये है कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। 2√5 एक इंग्लिश में इस बात को ऐसे बोलेंगे, लिखेंगे बिकॉज इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, तो देन इट कंट्राडिक्ट and this contradiction is arising due to our wrong assumption, then we can say that √3 + 2√5 is a irrational number. 3 + 2√5 is irrational number. तो इस तरीके से इसको हम कर देंगे। ये वाली सारी चीज़ जो पीछे हमने लिखवाया है सेम उसी के जैसा है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे ही आपका तीसरा क्वेश्चन भी आसानी के साथ हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पे। और तीसरे क्वेश्चन में हम सिर्फ जो है इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बताएंगे बस, बाकी आप लोग खुद से कर लीजिएगा। तो ठीक, और नोट करिए इतना, फिर तीसरे क्वेश्चन का एक पार्ट को ही बता देते हैं। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं, जिसमें सबसे पहला है 1/√2, यानी कि 1/√2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से इसको भी करेंगे, जैसे पिछले सारे क्वेश्चन करें सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। और जैसे पिछला क्वेश्चन किया था जस्ट ऐसे ही करेंगे, क्योंकि √2 को हमने इरेशनल नंबर प्रूव कर दिया था, तो इसलिए एक साइड में सिर्फ √2 को रखेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड में कर देंगे। यही तरीका यहाँ पे अपनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम होगा लेट √2 इज रेशनल नंबर। माना √2 एक परमेय संख्या है। इफ़ √2 इज रेशनल नंबर देन √2 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। इट मीन्स √2 इज इक्वल टू p/q, वेयर p and q both are integers, q is not equal to 0, p and q are co-prime numbers, or HCF of p and q have 1। तो ये सारी बातें होनी चाहिए। p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। p और q को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या हो, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि p और q के बीच जो HCF होगा, जो मासा होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ये सारी बातें होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे यहाँ पे। तो √2 देखिए, हाँ √2 नहीं है भाई, 1/√2 है। अच्छा सॉरी यहाँ पे 1/√2 है, ये है 1/√2। तो यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा, 1/√2। अब तिरछा गुणा करा के या फिर इसको पलट देंगे, क्योंकि √2 को हमने इरेशनल प्रूव कर दिया, तो एक साइड में मुझे √2 चाहिए। तो इसको अगर हम पलट देंगे, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को
न्यूमरेटर बना दो तो पलट देंगे तो √2 एक साइड में अकेले हो जाएगा तो Q/P बन जाएगा ये। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पलट दिए तो बन गया ना ये। अब इसको हमने इरेशनल पहले ही प्रूव कर दिया, और ये इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर अपॉन इंटीजर हमने पहले ही बता दिया कि एक रैशनल नंबर होता है। तो इट मीन्स दिस इज इरेशनल एंड √2 इज इरेशनल, ऑलरेडी हमने इसको प्रूव कर लिया है। तो ये तो आपका इरेशनल नंबर बन गया, और ये क्या है, रेशनल नंबर बन गया। अरे ये Q/P क्या है, रेशनल नंबर है, तो इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल नेवर। तो इट मीन्स दिस कंट्राडिक्ट एंड दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजिंग ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया ना, आ परमे के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये सारी बातें हो गई, यहाँ पे लिखेंगे इट, या यहाँ साफ साफ लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन arising ड्यू टू our wrong assumption so 1/√2 is irrational number। तो इस तरीके से कहेंगे। और ऐसे बचे हुए जो क्वेश्चन 7√5 आपका, इसके बाद जो दूसरा वाला है 7√5, तो आपको क्या करना है, इसको P/Q के फॉर्म में कर देंगे। √5 को एक तरफ कर लीजिएगा, 7 को उठा के उधर भेजिएगा, तो आप उधर मतलब राइट हैंड साइड में पाएंगे रेशनल इंटीजर अपॉन इंटीजर। सेम इसी प्रकार से आपको करना है। और ये जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला आपका जस्ट दूसरे वाले क्वेश्चन के जैसा है, तो तीसरा वाला आपका दूसरे वाले के जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। और एक एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हम 2 एक्सरसाइज बनाए हुए हैं, एक इंट्रोडक्शन इसका और दूसरे में हमने क्वेश्चन पे डिस्कस किया है। तो दोनों की हेल्प से आप अगर आएंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा और आसानी के साथ आपको ये समझ में आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग मेहनत करते रहें, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियो का लाभ मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई जी जान मेहनत के साथ करें।